सो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। आज आपकी क्वालिटी की क्लास है शालू, 10 बजे वाली। गुड मॉर्निंग मैम। है गुड 10 बजे मॉर्निंग वाली क्लास। है। और ये वाले करंट अफेयर्स मिल गए थे कल आपको, आयुष मिश्र वाले, ये सारे नहीं मैम, अभी नहीं नहीं मिले। दिए। मैम ये देते ही नहीं, आप भिजवा दिया करो। मेरे पास खुद नहीं आते, मैं तो रोमा से भी मैंने लिए। मैम जो लास्ट क्लास में आपने कराया था उसका पीडीएफ हमें हरगिज नहीं दिया। हमने स्पेशल मांगा भी ग्रुप में तो भी नहीं भेजा। 27 का भेजा डायरेक्ट। फिर कैसे 25 मैनेज का होता है? 26 मैनेज कुछ नहीं होगा। फिर अब हम इन पे भरोसा करना छोड़ दिया। इन पे हम अपना खुद मैं देखेंगे। पीपीटी मैम शेयर कर दूंगी। दो तीन तीन दिन के करंट अफेयर ना एक ही मैम दिन में एक बात आने हैं। बताओ, जब और अभी डेली जो एक लास्ट दिन करंट अफेयर तो आया कैसे हमारे करेंगे? पास वो 27 का है। उसके बाद से आपके पास कुछ भी नहीं आया है। मैम नहीं, रेगुलर आए तो इंसान कर भी ले, तो तुम दो तीन तीन दिन के दोगे तो कैसे काम चलेगा? बल्क में आता है। इतना सारा इकट्ठा हो जाता है, फिर उसके बाद सिर्फ पूरे दिन करंट अफेयर में ही लग जाएगा हमारा। आप खुद ही और भी बताओ, तो तीन सब्जेक्ट तीन होते दिन हैं। का एक दिन में नहीं पढ़ा जाता, एक ही दिन का पढ़ना मुश्किल हो जाता है। और सही फिर बात है। याद मैं रखें, नहीं हो पाता। आप ऐसे इनसे एक कैसे बार इतना बात करना। मिसमैनेज? अगर पहले ये पहले मुझे ठीक था आपका, पहले पहले रेगुलर तो थे। आ रहा था। हाँ, अच्छा। संडे वाले दिन नहीं आता था, बस ठीक है। लेकिन अब तो कुछ दिनों से ये हो गया है, ये लोग ढंग से भेजते नहीं है। मैंने ग्रुप में भी बोला कि मैम भेज दो 25 26 का, इग्नोर कर दिया मैसेज का, कोई रिप्लाई भी नहीं। ओह, ये तो होता है, कॉल करके बोलो। तो फिर मैम ने मेरे को, अब मैंने स्पेशल काफी दिन कॉल पहले करके किया बोले था, इस चीज के लिए। तो बोला कि लेट हो जाता है उसमें वाटर मार्क वगैरह ऐड होने में, शाम तक हो जाता है, इसलिए हम तुम्हें नेक्स्ट डे भेजते हैं। अब दो दो तीन तीन दिन हो जाते हैं। आपके जो करंट अफेयर है ना, ये आपके सोहल सर बनाते हैं। एक बार आपने उनके अकाउंट में ये हाँ, बात डाली थी। नहीं अब डालेंगे ना। अच्छा, अब एक बार क्लास उनको नेक्स्ट बोल क्लास देगा होगी। कि हाँ, कि ना टाइम से बना के दिया करें। मैं भी बोल देती हूँ, मैम अच्छा वो तो नहीं, जो उसमें हाँ। फिर जो पर्सन होगा कंप्यूटर पे, जो उसमें वाटर मार्क वगैरह ऐड करता होगा कंप्यूटर अकेडमी के, एडिटिंग हम्म, वगैरह करता होगा, उनकी तरफ से बोला था कि वो लेट ऐड होता है, वो मेरे पास रात तक आता है, इसलिए मैं तुम्हें नेक्स्ट डे मॉर्निंग भेजती हूँ। वो नेक्स्ट डे मतलब जहां मॉर्निंग भी तो तक नहीं आता। बट यूपीएससी अब का तो जाता है, दो दो तीन तीन दिन हो रहे हैं। देखिए जितना यूपीएससी का मुझे पता है, वो हम लोग खुद ही अपलोड करते हैं, इसमें कोई भी टेक्निकल टीम जाती नहीं है। अब एकेडमी का क्या है, वो तो सोहेल सब बता सकते हैं, फिर भी मैं रोमा से अपने एंड से पूछ लेती हूँ कि ऐसे क्यों बल्क में देते हैं एक एक दिन में। तो न्यूज पेपर दे दें, फिर उसी दिन आप पढ़ लीजिए बैठ के। न्यूज़पेपर तो वो देते हैं, वो 2 पेज की, उसमें सारी न्यूज हो जाती है कंप्लीट। नहीं मतलब मेरे दो कहने का पेज का मतलब फिर पीडीएफ। न्यूज पेपर काटते जब इतना दिन इतना बल्क में देना है, कैसे कोई पढ़ेगा वही तो, रोज रोज। न्यूज़पेपर हम पढ़ लें, हमारे पास न्यूज़पेपर नहीं है, हम डेली हम एडिटोरियल पढ़ के थोड़ा, इसीलिए थोड़ा छोड़ते हैं। Obviously। मैं कल बात करती हूँ आपकी क्लास के बाद, रोमा से ये चीज पूछ लेती हूँ, क्योंकि यही तो हाँ। इम्पोर्टेंट सेक्शन है, वो भी छूटता है। हम्म। ये इसका मतलब ये वाली पीडीएफ आपके पास भेजी नहीं नहीं है? पीडीएफ जो आपने लास्ट टाइम क्लास कराई थी, उसकी तो अब भेजी हमसे ही नहीं। पूछोगे अभी फिर आंसर्स नहीं आते बात ये है। हाँ, फिर मतलब मुझे प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि मैं बोलते रहूँ आप सुनते रहो, तो ऐसे मतलब लगता है कि खाली डिब्बा है उसको भरो, तो अजीब सा लगता है। आज तो तो चैट हाँ भी लॉक मैंने कर तो दी, बेचारे मैं तो मैसेज सोच कैसे लिया था, भेजेंगे। मैंने नहीं तो सोच चैट, लिया था कि अब तो नहीं करूंगी। मैसेज भी बंद। अब नहीं ये भी भेजेंगे। इनका न्यू इनिशिएटिव है जिसमें इन्होंने बोला है कि लॉग हम तो नहीं। 11 खींच के 11 बच्चे हो गए, ज्यादा बच्चे भी नहीं है, इसमें क्या लॉक करना। और से जब तक बात नहीं करोगे तो बात बने। खैर, पता पूछ नहीं। लो क्या करते हैं। अब तो ठीक जो है। रिप्लाई आते थे वो भी नहीं आएंगे, मैं और नहीं सही बोलेंगे बस आप अब जो ये रिप्लाई, भेज सकते, टाइप कर सकते, आप आपस में बात नहीं कर सकते। नहीं, चैट इज लॉक्ड, मैं हम कोई भी मैसेज नहीं भेज सकते, आपको भी नहीं भेज सकते। आप मैसेज नहीं कर,
ओह, नो, तो पूछा होगा तो ये कैसे मैंने आज ही देखा अभी अभी, अभी हुआ है ये, तभी तो मैं अभी बोल हुआ रही है, हूँ। तभी तो अजय का तो मैसेज अजय आया के था मैसेज पूरा। के बाद हुआ है ये। एक बार टाइप करिए। नहीं आ रहा मैम, उधर ब्लॉक का वो निशान बना रहा है रेड वाला। दैट इज लॉक, मैसेजेस कांट बी सेंड, नीचे लिखा हुआ है। हो जाए कि आप लोग ऑफलाइन आना शुरू कर दो, पता नहीं कब लेकिन होगा ऑनलाइन क्या ही भाई। बोल रहे। मैम अगर कोरोना थोड़ा सा भी बढ़ गया ना, सबसे पहले हम ही लपेटे जाएंगे, घर पे क्वारंटाइन करके फेंकते जाएंगे एक कोने में। और मुझे सबसे बड़ा डर लगता है मैं अपनी बेबी के बिना कैसे रहूंगी, मेरे से ही रहा जाएगा। ओह, आपका बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है? गर्ल, 9 months। ओह हो, कैसे आप मैनेज करते हैं अपनी पढ़ाई? तभी तो कह रही हूँ कि मेरे को इतना नहीं पढ़ा जा रहा, उसको कभी भी छिड़ जाती है, मेरा कोई प्रॉपर शेड्यूल नहीं है पढ़ने का। सही है। इसके बाद आप इतने इनकरेज हो कि आपको पढ़ाई करनी है, मैम मतलब ऐसे ऑब्वियसली, में सब मतलब बैठ जाते हैं। बेबी हो गया डजंट मीन कि भाई मैं घर बैठ जाऊँ ना, मुझे शुरू से कुछ करना था। बट ये भी चीज जरूरी है, लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको भी एंजॉय करो, साथ में अपनी हाँ, पढ़ाई भी एंजॉय करो। इंस्पिरेशन है आप तो, बड़ी बात है। मैम हमारे सर्जन थे, मतलब ही इज इंडिया फास्टेस्ट सर्जन, उनसे ओह, जल्दी कोई भी हार्ट की सर्जरी नहीं कर सकता, रिकॉर्ड है उनका। हम्म, इवन अभी जो प्रेसिडेंट की सर्जरी हुई थी वो भी सर ने ही की थी, जो रिसेंट प्रेसिडेंट है हमारे, रामनाथ कोविंद। ओह हो, तो मैं सर से मिलने भी गई थी। तो सर ने, जब मैंने सर को बोला कि सर शादी फिक्स हो गई है, उनको इनवाइट किया, तो सर मेरे को साइड में लेके गए, हम्म, मेरे को बोला देखो, ये तुम आजकल का बच्चा लोग सोचते हो कि फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग, ऐसा कुछ नहीं करना। ये लाइफ इज लाइक अ कार, यू हैव टू बैलेंस इट बोथ द वेज। तो तुमको सही। तुम्हारे पार्टनर का भी सुनना चाहिए, तुम्हारे पार्टनर को तुम्हारा सुनना चाहिए, और तुमको एक बैलेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। फिर अभी जब मैं कॉन्वोकेशन के लिए गई थी, अभी जनवरी में कॉन्वोकेशन हुई थी मेरी, तो सर मिले, फिर सर को पता चल गया था कि आई हैड अ बेबी, तो सर बोल रहे अभी तुम क्या कर रहे हो, मैं कहा सर आई एम एट होम विद माई बेबी। कहते वो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, यू मस्ट एंजॉय इट। ये जो स्टार्टिंग का 1-1.5 साल होता है, अगर तुमने इसको एंजॉय नहीं किया तो तुमने लाइफ में कुछ एंजॉय नहीं किया, सारी उम्र रोता रहेगा। तो मैंने बोला पहले यहाँ फोकस करो, अभी आगे बहुत उम्र पड़ी है, सब कुछ हो जाएगा। नहीं, बस सर बिल्कुल हो की वो जाएगा। इंस्पिरेशन रहती है। नहीं, आप अच्छा करते भी है, मैंने तो आपका पॉलिटी में भी आपसे साथ तो रहा ही है, तो देखा है आपने, काफी मेहनत की है। और इतने के साथ आप मेहनत करते हैं तो बहुत बड़ी बात है फिर तो। कल को वो ये ना कहना मेरी मम्मी घर में रोटी बनाती है। चलिए, करंट अफेयर शुरू करें तो मैक्सिमम चीजें तो कवर हो जाए। आपको ये पता है योगा डे कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल योगा डे? 5 जून। 5 जून। उसके नहीं थीम नहीं, में 21st, 21st। अच्छा, किस कंट्री ने प्रपोज किया है योगा डे मनाने को? किस कंट्री ने बोला इंडिया वर्ड? में। इंडिया ने ही बोला। निशा, आप भी बोल सकते हैं, और आप लोग भी चाहो तो कर लो अपना अनम्यूट, अजय और भास्कर। तो बेसिकली ये जो है 21 जून को बनाना है, तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। और इस बार का जो अब तो सबको घर में रहना, तो योगा भी घर पे करना पड़ेगा। नहीं तो हर साल मोदी जी बैठ जाते थे, उसका लाइव टेलीकास्ट दिखाते थे कि वो योगा में कितने स्किल्ड है। तो इस बार का जो है वो 21 जून को जो है आयुष मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज करेगी। और इसका जो टैगलाइन है, बी विद योगा, बी एट होम। और बेसिकली योगा डे मनाने के पीछे रीजन क्या है, आपको क्या लगता है? देखो, पूरे वर्ल्ड से हम टेक्नोलॉजी फिट लेते हैं। इंडिया, और दूसरा ये आजकल मेडिटेशन, ताकि स्ट्रेस और ये सब चीजें कम करी जा सके लोगों में। जब ये लाया गया कि पीछे रीजन ये था कि पूरे वर्ल्ड में जो इंडिया की इमेज है वो एज अ वर्ल्ड, मतलब विश्व गुरु होता है ना, विश्व बंधुत्व को मानने वाले विश्व गुरु की इमेज रही है। और जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वही हम लोगों तक पहुंचाते हैं। वो स्वामी विवेकानंद के टाइम से है,
स्वामी विवेकानंदा ने इंडिया का जो फ्लैग पूरे वर्ल्ड वाइड लेके गए थे वो इसी बेसिस पे कि स्पिरिचुअल गुरु है इंडिया वर्ल्ड का। ठीक है, तो हम वर्ल्ड से जो लेते हैं वो हम टेक्निकल चीजें देते हैं और वर्ल्ड को हम क्या देते हैं, स्पिरिचुअल चीजें देते हैं। ठीक है, तो आज के टाइम में भी क्या है कि हम वर्ल्ड से टेक्नोलॉजी ले रहे हैं और मतलब जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, डिफरेंट काइंड ऑफ आपकी इकोनॉमी की चीजें हो गई, लेकिन हम वर्ल्ड को क्या दे रहे हैं, तो हम स्पिरिचुअल चीजें दे रहे हैं। तो जब हम वर्ल्ड से टेक्निकल चीजें लेंगे और वर्ल्ड को स्पिरिचुअल चीजें देंगे तो इन दोनों का क्या होगा, योग मतलब एज अ काइंड ऑफ सम। तो उनसे लेना खुद मतलब खुद का देना उनसे लेना, दिस इज अ काइंड ऑफ सम। और ये इसके पीछे की बेसिकली थीम लाइन थी कि हम स्पिरिचुअल चीजें वर्ल्ड को देंगे और वर्ल्ड से टेक्निकल और मतलब इकोनॉमिकल जो चीजें हैं उनका जो समेशन है दैट इज योगा। और इससे क्या होगा, योगा से क्या होता है कि मेंटल पीस बढ़ती है। इस तरीके से जब हम योगा मतलब स्पिरिचुअल चीजें और टेक्निकल चीजों का गिव एंड टेक करेंगे तो इससे ग्लोबल पीस बढ़ेगी। तो इंडिया का जो हमेशा से हो रहा है विश्व बंधु, तो वो जो है प्रमोट हो जाएगा और जो हमारे प्रीएम्बल का गोल है फ्रेटर्निटी, वो स्टैब्लिश हो जाएगी। तो बेसिकली इसीलिए योगा डे मनाने की शुरुआत की गई थी। अब ये तो उन्होंने एक लेमैन टर्म बताया था जो ऑफिशियल है, पर मुझे ऐसा लगता है कि इतने सारे पॉपुलेशन है इंडिया में, अगर सबने योगा होगा सिखाना शुरू कर दिया तो ये लोग पहुंच जाएंगे फिर वर्ल्ड में जहाँ पे भी जॉब वॉब का होगा, तो चले योगा ही सिखा दिया करें, ऐसा कुछ करेंगे। तो बाकी तो यही है कि आयुष मिनिस्ट्री जो है लेके आएगी आपको। ठीक है, तो आयुष मिनिस्ट्री क्या कर रही है, बी विद योगा एट होम। ठीक, तो इस बार की जो ये थीम है वो ये है। फिर अगला है आपका कैबिनेट ने अप्रूव किया है क्या, एमओयू साइन बिटवीन ICOAI ICSI विद फॉरेन कंट्रीज। अब ये तो कुछ भी इररिलेवेंट सा करंट करे, क्योंकि अभी अभी सब कुछ कैबिनेट अगर कोई चीज लेके आती है तो वो बहुत ज्यादा वैलिड तब होता है जब वो एक्चुअली जो बिल है वो एक्ट बन जाए। और बिल एक्ट का मतलब आपको पता है कि जब वो प्रपोज होता है तो वो बिल होता है, जब प्रेसिडेंट उसको अपनी कंसेंट दे देते हैं तो वो एक्ट बन जाता है। तो जब वो एक्ट बन जाएगा तब वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज दिस इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब एक ये लॉन्च किया गया है, इंडिया ने लॉन्च किया मोबाइल टेक। अभी मैक्सिमम चीजें तो आपकी मोबाइल प्लेटफॉर्म या मोबाइल एप्स यही लॉन्च हो रहे हैं। उसमें एक चीज लॉन्च किया गया है मोबाइल पोर्टल, जिसका नाम है यूनाइट अवेयर फॉर यूएन पीस कीपर्स। अब ये यूएन क्या है, मैंने आपको बताया था व्हाट इज यूएन, यूनाइटेड नेशंस के बारे में आप क्या जानते हैं? कुछ जानते हैं तो बता दीजिए, फिर आगे जाने। यूनाइटेड नेशंस जो है वो एक ग्रुप ऑफ नेशंस है जिसमें कि 20 और 21 नेशंस है, जिसमें कि एक यूरोप वाला जो है उसमें खुद के अंदर ही 25 कंट्री है। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो जर्मनी की डिफीट हो जाती है, हिटलर की डच जाती है, तो वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है। उसके बाद ये सोच के कि अब वर्ल्ड वॉर रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो, इसके लिए ये सारी जितनी की सारी भी कंट्रीज है वो साथ में आती है। ठीक है, और यूनाइटेड नेशन पहले एक लीग ऑफ नेशन था, उस लीग ऑफ नेशन को रिप्लेस करके आपको यूनाइटेड नेशंस करना है। इस यूनाइटेड नेशन के अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको हम कहते हैं यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, अब ये सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर हैं। आई बात समझ में, जिसमें कि चाइना भी एक मेंबर है, यूएस मेंबर है, रशिया मेंबर है, तो ये आपका ब्रिटेन मेंबर और फ्रांस मेंबर है। तो ये लोग P5 है। ये जो यूनाइटेड नेशन, बाकी तो आपका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ऐसे करके आपके 5 अलग अलग बॉडी है। ठीक, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें जो है 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 15 नॉन परमानेंट मेंबर्स बनते हैं। इंडिया इसका नॉन परमानेंट मेंबर तो बनता है, लेकिन परमानेंट मेंबर सिर्फ 5 ही हैं। तो ये जो परमानेंट मेंबर है इनके पास वीटो की पावर होती है, पावर ऑफ वीटो। पावर ऑफ वीटो का मतलब क्या है कि सपोज की कोई चीज पॉज की गई, ठीक है, तो अगर इनमें से इन 5 कंट्री में से किसी एक ने भी वीटो लगा दिया तो वो चीज आगे बढ़ नहीं पाएगी। जैसे आपको याद होगा कुछ दिनों पहले आपने न्यूज में देखा होगा कि एक चाइना का लश्कर तैयबा, सॉरी चाइना का नहीं, पाकिस्तान का लश्कर तैयबा का वो था, आतंकवादी था, टेररिस्ट था, तो उसको लेके पूरा वर्ल्ड कहता है कि इस पे बैन लगाया जाए, लेकिन चाइना उस पर वीटो लगा दे रहा था। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था कि वो जो है एज ए टेररिस्ट बैन नहीं हो पाता लश्कर तैयबा का टेररिस्ट, राइट। तो यूएनएससी बेसिकली क्या है कि यूएनएससी में 5 परमानेंट मेंबर है, 5 कंट्रीज परमानेंट मेंबर है, जिनके पास पावर ऑफ वीटो है। अगर पावर ऑफ वीटो का वो एक्सरसाइज कर देते हैं तो वो पर्टिकुलर बिल पास नहीं हो पाता। अब इसी में एक बॉडी आती है यूएन पीस कीपर्स। ये पीस कीपर्स का काम क्या है, देखिए नाम ही सजेस्ट कर रहा है पीस कीपर, यानी वर्ल्ड में पीस को प्रमोट करना। अब पीस लेके कहा आएंगे, जहाँ पहले से पीस है वहां तो पीस करने की कोई जरूरत नहीं है।
अब भूटान में तो पीस कीपर की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी जब वॉर करना होता है तो ये जो पीस कीपर्स है यूनाइटेड नेशंस भेजते हैं, जिससे कि क्या हो कि वहाँ पे शांति स्थापित हो जाए, पीस आ जाए, ठीक है। तो बेसिकली जो सबसे ज्यादा किसी कंट्री का पीस कीपर्स में कंट्रीब्यूशन है तो वो आपका इंडिया है, ठीक है। तो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन पीस कीपर्स में इंडिया ने देके रखा है, ठीक है। अब इतना ज्यादा हम पीस कीपर्स देते हैं फिर भी यूएन के परमानेंट मेंबर नहीं है। इस पीस कीपर का मतलब ये नहीं है कि ये लोग जाके वर्ल्ड में और झगड़े बढ़ाएंगे। सपोज कि दो कंट्री जब आपस में फाइट कर रहे, जैसे कि श्रीलंका और लिट्टे, श्रीलंका में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है लिट्टे, मतलब था, अब तो उसको बेसिकली अबॉलिश कर दिया गया। आपने देखी कि मद्रास कैफे, तो मद्रास कैफे में वो पूरी स्टोरी को नरेट करके दिखाया गया है। तो बेसिकली क्या है कि जब ये दो लिट्टे और श्रीलंका की जो फोर्स है वो आपस में लड़ रही थी, तो यूएन की तरफ से जो पीस कीपर्स हैं वो वहां पे गए थे। तो पीस कीपर्स का काम ये नहीं है कि वो दोनों में से किसी एक को ज्वाइन करें और लड़ना शुरू करते हैं। उनका काम ये है कि दोनों के बीच में एक ऐसा मीडिएशन का काम किया जाए जिससे कि वहाँ पे जो है पीस स्टैब्लिश हो जाए। तो बेसिकली जो सबसे ज्यादा कहते हैं कि पिटते हैं वो पीस कीपर्स, उनको उस जगह का पता नहीं होता, वो जाके वहाँ पे लड़ना होना शुरू करते हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई पिटता है तो वो यूएन पीस कीपर है, और पीस कीपर में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है तो सबसे ज्यादा पीस कीपर हम ही देते हैं वर्ल्ड को, तो मैक्सिमम पीस कीपर हमारे यहाँ से ही वर्ल्ड में जाते हैं। अब बेसिकली ये जो यूएन पीस कीपर है क्योंकि सबसे ज्यादा हम देते हैं, इसलिए हमने एक ऐप लेके आए हैं, हम मतलब इंडिया लेके आई है एक मोबाइल टेक प्लेटफॉर्म जिसका नाम है आपका यूनाइट अवेयर, जिसमें कि उनको सारी चीजों के बारे में, जैसे सिचुएशनल अवेयरनेस कि आप वहाँ पे एट द स्पॉट पहुंच जाते हो तो आपको हर सिचुएशन के बारे में आप अवेयर हो सके, ठीक है। या आपके उसके जोग्राफिकल टेरेन के बारे में, उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में, उस कंट्री के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इन सब के बारे में सब कुछ आप जान पाओ। इसलिए यूनाइट अवेयर नाम का एक लेके आए हैं ये मोबाइल टेक प्लेटफॉर्म जो किसकी हेल्प करेंगे, पीस कीपर्स की हेल्प करेंगे। समझ में यस मैम। अब देखिए एक दूसरा जो है वो इक्वाडोर का है। इक्वाडोर कहाँ पे है, किस कॉन्टिनेंट में है इक्वाडोर? साउथ अमेरिका। तो ये पहली बार क्या हुआ कि इक्वाडोर में राइट विंग का एक पर्सन लीडर बन के आया है। अभी लेफ्ट विंग राइट विंग क्या होता है पता है आपको? राइट मतलब जो मेजोरिटी में है। नहीं, देखिए फ्रांस में क्या था, मतलब इसकी शुरुआत फ्रांस से हुई थी कि फ्रांस में जो राजा की दाईं तरफ बैठते थे, मतलब मेन जो है किंग बैठते थे, किंग के जो राइट हैंड साइड पे बैठते थे उनको कहते थे राइट विंग, और जो उनकी लेफ्ट हैंड साइड बैठते थे उनको कहते थे लेफ्ट विंग। बेसिकली तब इनकी आइडियोलॉजी से को लेके सारी चीजें डिस्क्राइब की जाती है। सपोज जैसे हम कहते हैं ना वेज और नॉन वेज, ये मेरी आइडियोलॉजी है कि मतलब मेरे को वेज खाना चाहिए या नॉन वेज खाना चाहिए। सेम दिस सोसाइटी को लेके जो आइडियोलॉजी, सोसाइटी कह लीजिए या पॉलिटिकल वे में जो आइडियोलॉजी होती है उसके विंग से, उसी के हिसाब से कहते हैं राइट विंग या लेफ्ट विंग। जिन लोगों में बेसिकली नेशन प्राइम होता है, जैसे आपकी बीजेपी, हर चीज में नहीं कि मतलब मोदी जी का आप स्पीच देखिए वो क्या बोलते हैं 56 इंच का सीना फलाना तो पाकिस्तान को मारेंगे। आप उनसे पूछो नौकरी कब देंगे तो बोलेंगे पाकिस्तान को मारेंगे। आप उनसे बोलो कि कब मतलब बेरोजगारी कब खत्म करोगे तो बोलेंगे पाकिस्तान को घर में घुस के मारेंगे, है ना। तो जहां पे भी राष्ट्र को यानी नेशन को फर्स्ट कर दिया जाता है वो होता है राइट विंग, और जहां पे भी लोगों को फर्स्ट करते हैं मतलब हु विल बी द फर्स्ट, पीपल विल बी फर्स्ट, ये होगी लेफ्ट विंग। जो लोग कहते हैं जैसे आपकी कन्हैया कुमार हमेशा देखो आप सरकार को क्रिटिसाइज करते रहते हो तो वो है लेफ्ट विंग। और जहां पे भी गवर्नमेंट सुप्रीम होती है, गवर्नमेंट मतलब नेशन को सुप्रीम कहा जाता है, तो वो है राइट विंग, ठीक है। तो इक्वाडोर में अभी तक कभी भी राइट विंग जो है सक्सेसफुल नहीं रही है, यानी कि वहां पे कैसी मेजोरिटी मतलब कैसे लोगों की गवर्नमेंट बनी है, उन लोगों की जिन्होंने हमेशा पीपल सेंट्रिक पॉलिसी बनाई है। पहली बार इक्वाडोर में एक ऐसे पर्सन चुन के आए जिनका नाम गुलिडामो अल्बार्टो है। तो ये इन्होंने क्या किया, ये राइट विंग के हैं और राइट विंग के बनने वाले ये पहले इक्वाडोर के लीडर हुए हैं, इसके पहले कोई भी नहीं रहा है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है करंट अफेयर आपके लिए, और ये पीस कीपर वाला भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्लियर हुआ? अब आपके अमेजोन की जो सीईओ थी जेफ बेजोस के जाने का टाइम आ गया है। जेफ बेजोस को रिप्लेस किया एंडी जेसी। एंडी जेसी इसके पहले आपकी जो ये अमेजोन प्राइम है इसकी सीईओ थे। अब एंडी जेसी ने जेफ बेजोस को रिप्लेस किया है, और अब क्या है कि जितना भी अमेजोन की जितनी भी सारी सब बॉडीज है सबकी हेड यही हो जाएंगे, जेफ बेजोस को रिप्लेस कर दैट मींस कि अब ये अमेजोन के हेड हो जाएंगे कौन, एंडी जेसी। एंडी जेसी पहले क्या थे, ये अमेजोन जो प्राइम है प्राइम के ये सीईओ। बेसिकली आपने अमेजोन का लोगो देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा ना ऐसे है, चल दिया
इसकी क्या सिंबलाइज करता है? कि जेड। हाँ देखा तो है। इस तरीके से सिंबल देखना है हाँ, ना। आपने बताया था ना कि A to Z क्लास में। सब चीजें अवेलेबल है, इसका ये मतलब। क्योंकि ये ए से लेके जेड तक एरो लेके जाता है, तो ये सिंबलाइज करता है कि ए से लेके जेड तक सारी चीजें आपको मिलेंगी अमेजोन पे। ये अमेजोन का लोगो, ठीक है। और अभी तक कंपनी ने लोगों को चेंज नहीं किया। अच्छा, अमेजोन स्टैब्लिश कब हुई है? 94 में स्टैब्लिश हुई है। और आप देखिए टाइकन हो चुकी है पूरी तरीके से। अब अगला है इक्विटास स्मॉल फाइनेंशियल बैंक ऑफर्स ऑनलाइन सर्विसेज फॉर एनआरआई ओपन अकाउंट ओपनिंग। अच्छा, एनआरआई किसको कहते हैं? हु इज एनआरआई? नॉन रेजिडेंट इंडियन who is not living in the country for more than 182 days. वेरी गुड। 182 देश से ज्यादा बाहर रहता है वो होता है एनआरआई आपका, ठीक है। मतलब एक साल में 365 दिन में 182 देश या उससे ज्यादा जो फॉरेन की कंट्री में रहते हैं, तो दैट पर्सन इज एनआरआई। तो अब एनआरआई है तो एनआरआई को अकाउंट तो हमारे यहाँ पे खोलना होगा ना। तो बेसिकली उसके लिए इक्विटास एक स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है जो ये पहला बैंक बनने जा रहा है जो कि ऑफर कर रहा है एनआरआई कस्टमर को कि मतलब ईज दे रहा है किसमें अकाउंट ओपनिंग कैसे, वो भी ऑनलाइन मोड से करने के लिए ये ईज दे रहे हैं। अब ये लोग कुछ कुछ करते रहते हैं, जबकि अभी जितने भी ये सारे बैंक है ये कुछ कुछ नहीं करेंगे तो इनके यहाँ कस्टमर्स तो बढ़ेंगे नहीं। तो अभी ये ऑनलाइन प्रोसेस है फॉर अकाउंट ओपनिंग फॉर होम फॉर एनआरआई। और किसके थ्रू करेंगे? वाया स्मार्टफोन, वाया कंप्यूटर कनेक्टेड इंटरनेट। इसके थ्रू आप मतलब आप नहीं एनआरआई अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अब ये है अगला जो है जीटा करके। जीटा बिकम 14th इंडियन यूनिकॉर्न दिस ईयर आफ्टर सॉफ्ट बैंक फंडिंग। बैंकिंग टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है जीटा। बैंकिंग टेक्नोलॉजी स्टार्टअप का मतलब क्या हुआ? स्टार्टअप का मतलब क्या हुआ? स्टार्टअप क्या होता है? स्टार्टअप मतलब कोई नया बिजनेस जिसमें कि इन्वेस्टमेंट हमारी कम होती है। कम नहीं होती है, मतलब ऐसा कि अभी इसके पहले इस तरीके की चीजें शुरू नहीं है, ठीक है। मैंने आपको शायद बताया भी था स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया क्लास में। ऐसा नहीं बता रहा मैम, वो अलग था, वो स्कीम्स पढ़ाई थी आपने। हाँ, तो याद है आपको स्टैंड अप इंडिया? स्टार्टअप इंडिया वाली स्कीम थी, याद है? हाँ उसमें मतलब लोन प्रोवाइड किया जा रहा था फॉर मतलब अप टू सम करोड़, ऐसे कुछ था। देखिए ये और जो स्टार्टअप का ग्रीन प्रोजेक्ट करके था एक। ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट, ठीक है, याद है मतलब तो, ठीक है। हालांकि इसमें ग्रीनफील्ड ब्राउनफील्ड का कोई काम नहीं है, बस ये बता रहे हैं कि ये जो जीटा है, जीटा क्या स्टार्टअप बैंक है, तो ये क्या कर रही है, ये फैसिलिटेट कर रही है सॉफ्ट बैंक फंडिंग के लिए, ठीक है। अब सॉफ्ट बैंक फंडिंग का क्या मतलब है? अच्छा, ये जीटा कहाँ का बैंक है? तो जीटा एक जापानीज इन्वेस्टमेंट मेरे सॉफ्ट बैंक है और जिसकी जो नेटवर्क है वो 41.45। इतना ये इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन रहती है इसमें, मतलब तो बहुत सारी रहती है जो पूछेंगे भी नहीं, ठीक है। तो जीटा क्या है? ये सॉफ्ट बैंक फंडिंग देने वाला बन के आया है क्या? ये स्टार्टअप बैंक के बन के आया है, बैंकिंग टेक्नोलॉजी स्टार्टअप बन के आया है क्या जीटा। अब अगला क्या है? डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी बिकेम, ये क्या बने? पहले इंडिया के फर्स्ट इंडियन टू विन रुडोल्फ बी किंजल अवार्ड। अब ये डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी पहले से ही इंडिया में पद्म भूषण अवार्डिंग है। और ये क्या है? गेस्ट्रोनोलॉजिस्ट है। गेस्ट्रोनोलॉजिस्ट का काम क्या है शालू? बताइए, प्रकाश डालिए कुछ, आप तो इसी मेडिकल फील्ड से। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी, इसका क्या मतलब है? निशा, आप भी बायोलॉजी से हैं, थोड़ा सा प्रकाश, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी इसका क्या मतलब है? इंडोस्कोपी का क्या मतलब है? बताइए। एंडोस्कोपी में वो हम अंदर से देखते हैं एक स्कोप के थ्रू। और ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल का मतलब? इंटेस्टाइन का मतलब? गैस्ट्रो इंटेस्टाइन का मतलब इंटेस्टाइन हो गया। इंटेस्टाइन जो है गैस्ट्रो ना, मतलब स्मॉल हमारे पेट इंटेस्टाइन, से रिलेटेड जो भी है। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, दोनों के अलग अलग काम क्या है? एक खाना डाइजेस्ट करता है और दूसरा उस खाने में से फिर जो हमारा भी वेस्ट फूड होता है उसको फीसेस में डेवलप करते हैं।
ठीक है, तो ये जो है मतलब आपके कहने का मतलब जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या क्या एब्जॉर्ब करती है? वो सिर्फ खाने से न्यूट्रिएंट्स लेके बॉडी तक पहुंचाती है। मैम मेन एब्जॉर्प्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में आते आते फिर फाइनल जो वाटर, सोडियम, ये सब चीजें 2-3 चीजें होती हैं, या पोटेशियम वगैरह, ये वापस से रीएब्जॉर्प्शन होता है। और उसके बाद जो हमारे इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, विच आर एनवायरमेंटल और फ्रेंडली बैक्टीरिया, वो उस चीज को वो हमारे फूड को और डिकम्पोज करते हैं एक तरीके से, and which is being thrown out of our body in the form of feces through our rectum or through. वेरी गुड, वेरी गुड। आपका तो अच्छा खासा बायोलॉजी है, खमखा इसमें अपना सर खराब कर दो। तो बायोलॉजी में स्कोप मिला। बायोलॉजी में स्कोप नहीं रहा, ये बहुत स्कोप है। इतना ये जो डाइटिशियन वगैरह सब इसी से तो निकलते हैं, बायोलॉजी से, जो इतना सब इसके लिए आपको ज्ञान बीएससी देते हैं। डाइटिशियन, फिर एमएससी डाइटिशियन, और कंप्लीटली बेसिकली आपकी आपकी वो क्या है, आपकी बैकग्राउंड क्या है? बीएससी ऑनर्स जूलॉजी, एमएससी जूलॉजी। प्रोफेशन इन जूलॉजी। अच्छा, ठीक है, अच्छा है वैसे, मतलब काफी मेहनत करके रखी है आपने। तो ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी में है। एंडोस्कोपी जैसे कि इन्होंने बताया, एंडोस्कोपी क्या है कि जब बॉडी के अंदर की चीजों का मतलब वो आपने स्कैन वगैरह कराया होगा ना, तो उसको वो एंडोस्कोपी से ही तो सारा कुछ इमेज लेके आते हैं, जो एक्सरे वगैरह आपको देते हैं। तो बेसिकली ये इन्होंने उसी में काम करके रखा है, और इनको पहले से पद्म भूषण अवार्ड किया जा चुका है। और बेसिकली ये जो रुडोल्फ वी थिंटर अवार्ड है, ये अमेरिका जो है देता है। और अमेरिका के बारे में आपको पता होगा कि अमेरिका ये सारे अवार्ड लेके क्यों आता है, मतलब इंडियन पर्सन है उसको अमेरिकन अवार्ड दे रहे, तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका बहुत ऐसा कंट्री है जो कि मेरिट को अवार्ड करते हैं, या उनके नजर में ऐसा है कि चलो मैं तो इतना महान हूँ कि जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको अवार्ड। इनके इसके पीछे इनका रीजन ये होता है कि कुछ अवार्ड्स ये लोग बनाते हैं और उसको वर्ल्ड वाइड फेमस करा देते हैं। वर्ल्ड वाइड फेमस मतलब कि पहला ऐसा भारतीय जिसको ये अवार्ड मिलने वाला, मतलब मिल गया ठीक है, बट ये सारी चीजें इसलिए की जाती है ताकि जो ब्रेन ड्रेन है वो बढ़ सके। अब जैसे ये आपको पता होगा कि एक इंडिया का जो डॉक्टर है वो एक दिन में मैक्सिमम पेशेंट देख लेता है, और जो डॉक्टर्स की एक्सपीरियंस बढ़ती है वो पेशेंट्स देखने से होती है। और जो आपका यूरोप का जो भी डॉक्टर होता है वो एक दिन में एट मैक्स 7 से 8 ही पेशेंट देख सकते हैं, ज्यादा आप देख ही नहीं सकते। तो हमेशा देखेंगे कि इंडिया के जो डॉक्टर्स होते हैं उनके एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होता है। तो ये जो ब्रेन ड्रेन है, मतलब इसके थ्रू ये लोग क्या करते हैं ना, जिस तरह की चीजें उनको देंगे अलोर करने के लिए कि आप अपना कंट्री छोड़ के हमारे यहाँ पे जॉब करना शुरू कर दो। तो बेसिकली डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को इस तरीके से अलोर किया जाता है ताकि वो वहां पे उनकी जगह पे जाके सर्विस देना शुरू कर दें। ऑब्वियस सी बात है कि इनका एक्सपर्टीज, इनकी एक्सपीरियंस हमारे यहाँ के जो कंट्री में है, हमारे जो कंट्री के डॉक्टर हैं, उनकी एक्सपीरियंस उनसे ज्यादा हमेशा ही रहती है। इसलिए यूरोप देख लीजिए या अमेरिका देख लीजिए, वो इस तरीके की चीजें लाते रहते हैं ताकि इन लोगों को अपनी कंट्री में प्रमोट किया जा सके और वहां पे जाके इनसे सर्विस ली जा सके। बाकी जो आपके डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी है, इनको द फादर ऑफ गैस्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। इसके पहले किसी ने नहीं किया था, इन्होंने किया है, तो ऑब्वियस सी बात है इनको अवार्ड करेंगे तो अमेरिका ये जाके सर्विस वगैरह देते रहेंगे, और अमेरिका में भी दिखाएंगे कि भाई ये पहले ऐसे है, इसको ये मिला है, इसके पहले नहीं मिला है। तो इनके लिए भी अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है। तो ऑब्वियसली जो पूरा ये सिनेरियो होता है ब्रेन ड्रेन को प्रमोट करने के लिए, वर्ल्ड की अदर कंट्रीज है वो ये काम करती रहती है। ऐसा नहीं कि ये लोग मेरिट को प्रमोट करने वाले देश हैं। अब आपके एक आईएएस थे जिनका नाम है बीके पांडेयन, इनको मिला है क्या एफआईएच अवार्ड। एफआईएच के बारे में हमने लास्ट बार भी पढ़ा था, फेडरेशन ऑफ इंडियन हॉकी। फेडरेशन ऑफ इंडियन हॉकी के में इनको अवार्ड किया है। बेसिकली अवार्ड दिया है आपके उड़ीसा के सीएम ने। उड़ीसा के सीएम है कौन, तो देख के बताइए लोग। नहीं, एफआईएच है, आईएफएच अलग है, हाँ ये दोनों अलग अलग है। हाँ, आईएफएच और एफआईएच। अच्छा, ठीक है, तो उड़ीसा के सीएम कौन है, तो देख के तो बताइए लोग। देखिए आईएफएच क्या है, आईएफएच एक बॉडी है, और जो जैसे कि भाजपा एक बॉडी है, नरेंद्र मोदी इसके चीफ मिनिस्टर है। तो इंडियन हॉकी फेडरेशन के अंडर की जो ये सब बॉडी है वो एफआईएच पता। एफआईएच क्या है, कांग्रेस का नाम है। जो वो मीटिंग होती है उसको एफआईएच कहते हैं, और जो उसकी मदर बॉडी है वो आईएफएच है। आई बस मैम नवीन पटनायक है क्या? हाँ, नवीन पटनायक सामने ही लिखा था। पटनायक है।
तो ये जो है इनको ये अवार्ड दिया गया है, और ये अवार्ड दिया किसने है, ये इंडियन हॉकी फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने दिया है। किसमें डिसीजन लिया गया, तो FIH का जो कांग्रेस होती है उसमें ये लिया गया है। और इनको ये अवार्ड देने के पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि इन्होंने हॉकी का प्रमोशन वो भी बेसिकली उड़ीसा में, उसके लिए इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट अपना कुछ तो कॉन्ट्रीब्यूट किया होगा, इसलिए इनको मिला IAS जो है इन्होंने कुछ ओलंपिक्स वगैरह वो किए थे, ऑर्गेनाइज किए होंगे। हाँ ऑर्गेनाइज वगैरह किया है। अब सेक्रेटरी है, इंडियन पर्सनल सेक्रेटरी है नवीन पटनायक किसके, के। तो फिर वही अन्ना वाटे रेवड़ी मुर्मू अपने को दे, वैसा भी हो सकता है। तो अगला है आपका IIT रोपड़ ने एक चीज डेवलप की जिसका नाम है फेक बस्टर। अब हमारी जो गवर्नमेंट है वो रिएक्टिव है या प्रोएक्टिव है, क्या लगता है आपको? अच्छा, रिएक्टिव और प्रोएक्टिव का मतलब समझते हैं? आप देखिए, जैसे आपकी मम्मी रिएक्टिव प्रोडक्टिव तो वही होगा नहीं जो सिर्फ रिएक्ट करे। नहीं, आपको भूख लगी और फिर वो खाना बनाए तो रिएक्टिव हो गया कि भूख लग गई इसके बाद खाना बनाना है, ठीक। प्रोएक्टिव मतलब कि टाइम से बन जाएगा, जब आपको भूख लगे तो खा लेना। तो प्रोएक्टिव मतलब होता है कि सिचुएशन आने के पहले कोई एक्शन ले लिया जाए, सिचुएशन आने के बाद हम सोचिए कि वैसा करें तो होता है रिएक्टिव, ठीक है। हर चीज ऑनलाइन, आपने तो कभी सोचा नहीं है बहुत चीजें हो रही हैं, तब इन्हें समझ आया कि अच्छा एक प्रॉब्लम तो ऑनलाइन में प्रॉब्लम क्या आएगी, आइडेंटिफिकेशन करना मुश्किल है। सपोज कि मैंने आपको क्लास में देखा है कि ये निशा है, ये शालू है, ठीक है। अब आप मेरे सामने आके भी आप बोलने लगो, इट बिकम मच मोर डिफिकल्ट फॉर मी टू आइडेंटिफाई कि अब ये निशा है, शालू है। सपोज कि यहाँ पे बहुत सारे लोग होते तो मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता आवाज को रिकॉग्नाइज करना, या तो मैं आपको विश्वास करती बचपन से होता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पे प्रॉब्लम था नहीं, अब हमें पता चल रहा है कि जो ये फेक लोग किसी ग्रुप में आ जाते हैं और उनका आइडेंटिफिकेशन करना भी मुश्किल है। तो उसके लिए एक क्या है, ये कौन रोपर कहाँ पे है आपका, रोपर कहाँ पे है, हरियाणा में है रोपर। तो इसके लिए क्या है कि सपोज के मान लो कि हम लोग क्लास में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप में से कोई बैठ जाए आपकी क्लास का, लेट्स से कि अब कोई धनी नाम या बुधई नाम का कोई बच्चा बैठ जाए और वो वहां पे अलग अलग, मैं कुछ पढ़ाऊँ यहाँ पे कुछ अलग से कमेंट कर दूं, मैं बोलूँ राम तो वो बोल रहीम। तो इसका मतलब कि डिफरेंट ओपिनियन बनाने की कोशिश कर दे। जैसे मान लो डिफरेंट ओपिनियन, मैं बोलूँ कि वेज खाना अच्छा है तो वो उसमें मेरे से झगड़ा करना शुरू कर दे कि प्रोटीन कहाँ से लाओगे, नॉन वेज नहीं होगा तो कैसे होगा। मैं आपको बताऊं कि सरकार बहुत अच्छा काम करी, वो वहाँ पे क्रिटिसाइज करे। इससे क्या होगा कि जब मैं आपको कोई चीज बताऊंगी तो आप जब उसकी भी बातें सुनोगे तो आपका जो व्यू है वो एक जगह से डेवलप ही नहीं हो पाएगा। फिर आपका व्यू डेवलप करेगा कि आपकी आइडियोलॉजी कैसी है, आप उसी तरफ इंक्लाइन हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह की जो सिचुएशन है जब ऑनलाइन में आने लगी, तो अब IIT रोपड़ एक ऐप लेके आई है। IIT रोपड़ अकेले नहीं है, वो मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की है और उनके साथ इनका कोलैबोरेशन है, जिसमें कि अब आइडेंटिफिकेशन करना आसान होगा। जैसे कोई भी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हो रही है तो जब वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में ये पता करना मुश्किल होता था कि ये जो बेसिकली कमेंट्स आ रहे हैं, जो चैट्स आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, उसका जो सोर्स है वो पता करना बहुत मुश्किल था। अब इस फेक बस्टर्स के थ्रू क्या होगा कि जो भी इसका सोर्स होगा, फेक जो मतलब फेक या जो भी इस तरीके की इररिलेवेंट चीजें आप तक आएंगी, आप उसके सोर्स को पता कर पाएंगे बिना उस पर्सन के जाने, ठीक है। अब देखिएगा कुछ दिनों बाद इसमें क्या झंझट आएगी, वो बोलेंगे कि इसमें प्राइवेसी का इशू है। मान लो कि अभी मैं तो सच में शालू हूँ, हाउ कैन यू से कि मैंने ये गलत काम किया है, तो उसमें प्राइवेसी मेरी चली जा रही है, ठीक है। अगली जो न्यूज होगी वो ऐसा ही कुछ होगा। बाकी तो इन्होंने ये लेके आए हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके बारे में जान लिया जाएगा कि आप अपनी चीजों को सेंड कहाँ से कर रहे हैं और आपने मतलब जो आपका सोर्स पॉइंट है वो कहाँ पे है, हर कुछ फेक बस्टर्स के थ्रू पता किया जा सकेगा। और ये फेक बस्टर लेके कौन आए, तो IIT रोपड़ और ऑस्ट्रेलिया लेके आई है। बेसिकली जो गवर्नमेंट को देना चाहिए ना, पहले उनको बड़ी दिक्कत है गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट को तो पता नहीं किस चीज से, मतलब किसी ने थोड़ा सा बोल के दिया, गवर्नमेंट को दिक्कत हो गई। वो तो सीधा मतलब ये कह रहे सारा डाटा ही हमको दो, सारा डाटा ही उनको दो। हवा छिड़ी हुई है। हालांकि अभी उन्होंने बंद तो नहीं किया है फेसबुक वगैरह। मैम जूम अब ये ऐप में एक नया फीचर आया है ना क्या है उसमें, कि अब जो भी बच्चे मतलब बैकग्राउंड में जो भी ऐप यूज कर रहे होते थे या मैसेजेस कर रहे होते थे टेक्स्ट वगैरह, वो टीचर को पता चल जाएगा। जूम पे कोई क्लासेस नहीं लेगा। एक तो उन लोगों के लिए वैसे भी मुसीबत है ऑनलाइन सीखना,
अच्छा, ये तो आपको मेरे से ज्यादा पता होगा क्योंकि ये तो गेम्स का है। तो गेम्स के बारे में तो अजय और भास्कर को बहुत अच्छे से पता होता है। पीजीए चैंपियनशिप, अमेरिकन प्रोफेशनल गोल्फर, फिल मैकेल्सन हैज क्रिएटेड हिस्ट्री। अब ये इन्होंने हिस्ट्री बना दी है, पता नहीं क्या क्या किया है। एट द एज ऑफ 50 इन्होंने क्या किया है, कुछ पता है आपको? मुझे गेम्स का कुछ नहीं पता होता है, तो आप मुझे बता दिया कीजिए। ये क्या है, ओल्डेस्ट प्लेयर बन के आए हैं जिन्होंने टाइटल जीता है पीजीए टूर का। किसने? पीजीए टूर इज रिलेटेड टू द गोल्फ, और गोल्फ सुना है सबसे महंगा गेम होता है। आप लोगों में से किसी ने खेला गोल्फ? महंगे को सस्ता बना के खेलता है फोन में। अच्छा, फोन में? अरे फोन में तो मैंने भी खेला। बस इधर तो बोला महंगे को सस्ता बना के खेलते हैं। तो ये 50 इयर्स ओल्ड है और अमेरिका के हैं, और इन्होंने जो है रिकॉर्ड बना दिया है। ऑल्दो दिस इज नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। एक तो अमेरिका का पर्सन गोल्फ में जीता है, क्या ही करके पूछेंगे। क्रिकेट तो पूछ रहे हैं, हॉकी के बियॉन्ड उनको जानना है। कुछ गेम इनके फिक्स है, उसी से पूछना हो। ये आपका हॉकी हो गया, बैडमिंटन हो गया। बैडमिंटन में जैसे वो क्या नाम है आपका, सिंधु ने कुछ काम किया तो बैडमिंटन हो गया। एथलीट्स में जो इंडिया काम करती है उसमें इन्हीं सबके अराउंड जो है क्वेश्चन घूमते रहते हैं। गोल्फ वोल्फ फिर से पूछना नहीं है। अब जो नीना गुप्ता है, नीना गुप्ता ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, और उस ऑटोबायोग्राफी का नाम इन्होंने रखा है सच कहूं तो, और इसको पब्लिश किया है पेंगुइन रैंडम हाउस ने। पेंगुइन रैंडम हाउस बेसिकली इंडिया की कंपनी नहीं है, जो इंडिया का इनका सब ब्रांच है, वहां पे ये जो इनकी बुक है बेसिकली पब्लिश हुई है। और ये जो है इन्होंने बुक लिखी है वो लॉकडाउन में लिखी है, और क्योंकि लॉकडाउन में लिखी है ऑब्वियसली काम वाम नहीं मिल रहा होगा तो खाली होंगे तो बुक लिखते होंगे। तो अब बेसिकली इन्होंने जो बुक में बताया वो किसके बारे में बताया है कि अब ये बुक का टाइटल देख लो ना, सच कहूं तो, कि मतलब कुछ ऐसा सच बता दो जिससे कंट्रोवर्सी हो, ठीक है। तो अब इस बुक में वो बताएंगे कास्टिंग काउच के बारे में, उन्होंने बताया फिल्मिंग इंडस्ट्री में के अंदर जो पॉलिटिक्स होती है वो क्या है, ठीक है। और यंग एक्ट्रेस को सर्वाइवल के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, ये सारा कुछ नीना गुप्ता ने बताया है। अब बुक आ गई है, थोड़े दिन सब पढ़ेंगे, फिर उस पर क्रिटिसिज्म होगा, फिर इंडिया टुडे में बैठेंगे और बताएंगे कि नहीं तुम लोग जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का बिल्कुल पालन करते हो, हम बोल के रहेंगे, हमने कोई सच बोलने से रोक नहीं सकता, ठीक है। बेसिकली नीना गुप्ता कौन है? नीना गुप्ता इज ए एक्ट्रेस, और जो कि पहले ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में थी, उसके बाद फिर 80s से इंडियन बधाई में थी ना। हाँ हाँ, बधाई हो बड़ी, ठीक है। उसी में ये सच कहूँ तो ये जो बुक लिखी है बेसिकली ये जो फिल्मी दुनिया की पॉलिटिक्स है, इनसाइड पॉलिटिक्स है, उसके बारे में बताया। अब बताएंगे कि वो चकाचौंध से भरी, हमें कहना पड़ता है हंसो पर अंदर से हंसी नहीं आती, ऐसा कुछ लिखा होगा। अगला देखिए 1971 की जो वॉर हीरो थे। 1971 में बेसिकली हुआ क्या था, मैंने आपको बांग्लादेश की स्टोरी बताई थी कि जब इंडिया को ब्रिटिशर्स आजाद कर रहे थे तो उन्होंने सोचा कि इनको आजादी भी ऐसे दो कि हमेशा लड़ते थे। तो जो माउंट बेटन थे वो लेके आ गए थे प्लान बाल्कनाइजेशन। प्लान बाल्कनाइजेशन का मतलब कि इनको अलग अलग बालकनी का मतलब तो समझते हैं ना, जो घर के बाहर बालकनी रहती है। बालकनी क्या करती है, पूरे घर को घर से अलग कर देती है, मतलब बालकनी से सेपरेट थी और पूरा घर वाला अलग। तो प्लान बाल्कनाइजेशन का मतलब था कि इंडिया में इतने सेगमेंट्स कर दीजिए कि कभी इतने फैक्चर्स कर दो, इतना तोड़ दो कि लोग फिर कभी एक हो ना पाए। तो उन्होंने देखिए जैसा जैसा बन रहा है समझ के चलिएगा भारत ही बना है। यहाँ पे इधर ईस्टर्न पाकिस्तान, इधर वेस्टर्न पाकिस्तान, जाने का रास्ता इधर, ताकि ये लोग हमेशा लड़ते। तो 1971 में क्या हुआ कि यहाँ पे आपके थे शेख मुजीबुर रहमान और यहाँ पे थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना अगर यहाँ के पीएम है, क्योंकि वहाँ पे पीएम को सदर आजम कहते हैं, तो वो वहाँ के सदर आजम है, तो यहाँ के भी सदर आजम थे। और यहाँ की जो वेस्टर्न वाले हैं, यहाँ की जो बेसिकली मुस्लिम मेजॉरिटी थी वो बांग्ला थी, ठीक है। तो बांग्ला वाले जो अपने लीडर मानते थे वो शेख मुजीबुर रहमान को मानते थे। जो अभी आपकी बांग्लादेश की पीएम है शेख हसीना, वो उन्हीं के फादर थे, ठीक। तो बेसिकली इन्हीं लोगों ने क्या किया था कि शेख मुजीबुर रहमान को देने के लिए पाकिस्तान के अगेंस्ट अपनी वॉइस रेज करते थे। तो पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया। तो बांग्लादेश के लोग उसके इंडिया में आने लगे, माइग्रेट करने लगे। उस समय इंदिरा गांधी ने पूरा एक्शन लिया और बांग्लादेश और पाकिस्तान को तोड़ दिया। तो बांग्लादेश एक अलग कंट्री बन गया और पाकिस्तान एक अलग कंट्री बन गया, ठीक है। तो ये तो था आपका बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर। लिबरेशन मतलब उस दिन उन्होंने कहते हैं कि बांग्लादेश को हमने आजाद करा दिया। तो उस बांग्लादेश के जो वॉर के जितने भी लोग उस समय के पार्टिसिपेंट्स रहते हैं, कभी उसे कोई कर्नल की न्यूज आएगी, कभी किसी की न्यूज आएगी, जो उससे रिलेटेड कोई भी मिलिट्री ऑफिसर है उनके बारे में कोई भी न्यूज आती है तो वो हमेशा और हमेशा इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो कर्नल जो उनका नाम था पंजाब सिंह, ये जो उस समय पुंछ डिस्ट्रिक्ट थे वहां पे उन्होंने काम किया था। बेसिकली अभी रिसेंट उनकी डेथ हुई है। तो फुल ऑनर के साथ जो कोरोना मतलब पेंडेमिक प्रोटोकॉल चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए इनको वो श्रद्धांजलि और ट्रिब्यूट वगैरह दिया गया है।
और इनको इनके टाइम में वीर चक्र अवार्ड किया गया था। आपने सारे नाम चुनेंगे ना, परमवीर चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र, है ना। तो जो मिलिट्री के डिफरेंट डिफरेंट अवार्ड होते हैं, तो इसमें इनको जो वीर चक्र है, परमवीर चक्र है, परमवीर चक्र हाईएस्ट वॉर टाइम, मतलब हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, वो इनको जो है पहले ही दिया जा चुका है। फिर एक फ्रीडम फाइटर है एच.एस. दोराईस्वामी। फ्रीडम फाइटर का मतलब क्या होता है? फ्रीडम फाइटर का मतलब होता है जिनका कहीं ना कहीं लिंकिंग हो किससे, इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट से। जो इंडिया का आपका वो फ्रीडम मूवमेंट है, इसके बाद इंडिया आजाद हुई है, उससे जो लोग एसोसिएटेड होते हैं वो फ्रीडम फाइटर कहते हैं। और आपको पता होगा अगर आपके घर में कोई फ्रीडम फाइटर रहते हैं तो आप लोगों को भी जॉब में थोड़ी सी वोल्टेज मिल जाती है फ्रीडम फाइटर के घर पे। कभी कभी लगता नहीं कि ये नहीं कि जाके लड़ लेते, मतलब हमारे घर के लोग चले जाते हैं, कुछ कर लिए होते तो हमें भी फ्रीडम फाइटर के घर के हो जाते। तो फ्रीडम फाइटर थे आपके एच.एस. दोराईस्वामी। ये क्या है कि ये जब विनोबा भावे थे, मतलब एक बार क्या होता है कि जब ब्रिटेन वर्ल्ड वाइड लड़ रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलते समय इंडिया में कोई मूवमेंट नहीं चल रहा था, ठीक। तो ऐसे समय पे जो महात्मा गांधी है, बोले कि कोई मूवमेंट नहीं चल रहा तो कुछ तो हम करें। तो वो लेके आ जाते हैं कौन सा मूवमेंट नाम नहीं याद आ रहा, तो वो जो मूवमेंट लेके आ जाते हैं, इसमें विनोबा भावे ने उसको लीड किया था। और क्या था यार, पहले सत्याग्रही, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग दैट नेम। तो बाद में जब इंडिया आजाद हो जाती है तो विनोबा भावे लेके आता है आपका भूदान मूवमेंट। और ये भूदान मूवमेंट के पीछे का कंसेप्ट ये है कि जो बेसिकली जमींदार थे उनके पास बहुत सारी लैंड थी, और जो पीजेंट्स थे उनके पास लैंड नहीं थी। तो विनोबा भावे ने भूदान मूवमेंट लेके आए थे। उसमें क्या कहा गया था कि जिनके पास एक्सेस लैंड है, आप अपने लैंड वॉलंटरी क्या करिए, लोगों पीजेंट्स में दे दीजिए, ठीक। तो वो जो भूदान मूवमेंट है वो बेसिकली पूरे इंडिया में वर्ल्ड वाइड चला था। और उसी से एसोसिएटेड था कि एच.एस. दोराईस्वामी, जो एच.एस. दोराईस्वामी इन्होंने विनोबा भावे के साथ काम किया है। तो क्योंकि फ्रीडम से एसोसिएटेड है इसलिए इनको फ्रीडम फाइटर कहते हैं। तो ये फ्रीडम फाइटर बेसिकली अभी इनकी ये अभी रिसेंट में इनकी डेथ हुई है। और ये क्विट इंडिया मूवमेंट और इंडिया जो विनोबा भावे का भूदान मूवमेंट है उससे एसोसिएटेड है, राइट। इतना क्लियर हुआ? इतने करंट अफेयर्स में कोई डाउट है आपको, पूछ लीजिए। अब अगला अगला है आपका जो चीता। चीता जो है पहले इंडिया में बहुत सारे थे, अभी वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। तो कुछ स्पीसीज होते हैं जिसको हम कहते हैं कीस्टोन स्पीसीज। पर कीस्टोन स्पीसीज आई गेस कि आप दोनों को मुझसे ज्यादा ही पता होगा क्योंकि आप लोग बायोलॉजी से एसोसिएटेड है, तो इकोलॉजी से भी होंगे। तो व्हाट इज कीस्टोन स्पीसीज? व्हाट इज कीस्टोन स्पीसीज? कीस्टोन स्पीसीज वो स्पीसीज होती है जिसके ऊपर पूरी की पूरी बहुत मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट होती है इकोसिस्टम का, पूरा इकोसिस्टम रिलाई करता है उसके ऊपर। अगर वो गायब हो जाएगी इकोसिस्टम में से तो इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो जाएगा, हैम्पर कर देगा, बिल्कुल। तो कीस्टोन स्पीसीज वो नाम ही है ना की, बताओ अगर ताले की चाबी गायब हो जाएगी तो ताला खोलोगे, तो इसी तरीके से चीता है वो कीस्टोन स्पीसीज था। अब धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रहा है, तो अभी उसको क्या करना था, वापस से हमें इंट्रोड्यूस कराना था। तो अफ्रीका में बहुत सारे चीता है। तो अब ये प्लान किया जा रहा है कि अफ्रीका से बात की जाए, और नवंबर के लास्ट में आपका एक कूनो मतलब पालपुर कूनो नाम का एक नेशनल पार्क है, कहाँ पे, एमपी में। पालपुर कूनो नाम के नेशनल पार्क में ये बोला जा रहा है कि जो चीता एक्सटिंक्ट हो गए हैं उनको वापस से इंट्रोड्यूस करा दिया जाए, कहाँ पे, एमपी में, ठीक है। तो पालपुर कूनो नेशनल पार्क एमपी में है। और मैक्सिमम देखेंगे आप, ये जो एमपी वाला जो रीजन है वहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, जैसे पचमढ़ी है आपका, ठीक है। उसी के पास उड़ीसा है तो सिमलीपाल है, उस एरिया में बहुत सारे नेशनल पार्क है, ठीक है। तो वहां पे इसको इंट्रोड्यूस कराने की बात की जा रही है। और ये जो पालपुर कूनो नेशनल पार्क है वो चंबल जो रिवर है, चंबल रिवर इसको सराउंड करती है, ठीक है। और ये 750 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ नेशनल पार्क है। ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो सकता है, चीता एक्सटिंक्ट हो गया है और उसको वापस से इंट्रोड्यूस कराने की बात हो रही है, क्योंकि चीता ऐसा कीस्टोन स्पीसीज, ठीक है। कीस्टोन स्पीसीज जिनके ऊपर पूरी की पूरी इकोलॉजी डिपेंड करती है, पूरी की पूरी इकोलॉजी डिपेंड करती है, उसको कहते हैं कीस्टोन स्पीसीज। अब हमारे यहाँ पे जितने भी मतलब कंट्रीज है, हर कंट्रीज में, मैक्सिमम कंट्रीज में हमारे क्या होते हैं, एम्बेसीज होते हैं। एम्बेसीज मतलब समझते हैं, एम्बेसीज का मतलब क्या होता है? जो हमारी कंट्री की तरफ से वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट नहीं करते हैं। एम्बेसी मतलब होता है कि जो हमारे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव, हाँ, जहाँ पे एम्बेसडर बैठे, रिप्रेजेंटेटिव होता है हमारे कंट्री के। तो बाकी कंट्रीज के हमारे यहाँ पे होता है, हमारी बाकी कंट्रीज में। तो एम्बेसी मतलब रहते हैं। और उसका दूसरा होता है कॉन्सुलेट। तो अभी जो है पहली बार ऐसा बोला जा रहा है, कौन बोल रहा है, कैबिनेट। हमारे को जो डायरेक्टिव डिसीजन होते हैं कैबिनेट लेती है। कैबिनेट क्या होती है? वुड यू अंडरस्टैंड माय कैबिनेट?
देखो हम लोग किसको चुन के भेजते हैं, हम लोग मेंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को चुन के भेजते हैं जो लोकसभा और राज्यसभा में बैठते हैं, ठीक। अब इसमें क्या है कि जो विनिंग पार्टी है उसके भी मेंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होंगे, और जो लोग पार्टी में नहीं आए यानी कि जो लोग अपोजिशन में, उसमें भी वो क्या होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से होंगे। लेकिन जो पार्टी जीत के आती है, सपोज कि बीजेपी जीत के आई, तो जो भी पार्टी जीत के आती है वो अपने में से और उन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से कुछ लोगों को बना देती है मिनिस्टर, रेल मिनिस्टर, जेल मिनिस्टर, खेल मिनिस्टर। तो इन जो मिनिस्टर्स का ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं कैबिनेट। तो ग्रुप ऑफ द मिनिस्टर इज नोन एज कैबिनेट। अब क्योंकि हर समय लोकसभा राज्यसभा का तो आपस में मिलना मुश्किल है, तो हर समय तो नहीं मिल सकती है, तो कोई भी डिसीजन जो लेती है वो इनडायरेक्टली कैबिनेट ले लेती है, और जो कैबिनेट डिसीजन लेती है फिर वो डिसीजन वो प्राइम मिनिस्टर को देती है। ऑल्दो जो प्राइम मिनिस्टर वो भी कैबिनेट का ही हेड होगा, कैबिनेट का वो भी मेंबर होगा, तो कैबिनेट क्या करती है, डिसीजन लेती है, फिर कैबिनेट उस डिसीजन को पुट फॉरवर्ड करती है, आगे की तरफ लेके जाती है, ठीक है। तो इस वक्त क्या, तो कैबिनेट मतलब ग्रुप ऑफ द मिनिस्टर ऑफ द रूलिंग पार्टी, ठीक। तो कैबिनेट ने डिसीजन किया है कि हम एक नया कॉन्सुलेट खोलेंगे, कहाँ पे, मालदीव में खोलने की बात कही गई है, जिससे कि क्या हो जाएगा कि ये जो इतने लिंग्विस्टिक, देखिए ये सब जितने भी कंट्री है ना, मैंने अगर बदल डाले, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, यहाँ पे इंडिया की ये कोशिश होती है कि इनसे पीपल टू पीपल टॉक बढ़ा दिया जाए। पीपल टू पीपल टॉक मतलब कि गवर्नमेंट और गवर्नमेंट लेवल पे अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, तो पड़ोस मतलब जैसे नेपाल, तो नेपाल में कहते हैं, नेपाल और इंडिया में रोटी बेटी का रिलेशनशिप है, रोटी बेटी मतलब मैरिज वैरिज भी हो जाती है इंडिया नेपाल के बीच में। तो जब पीपल टू पीपल वो बढ़ जाता है, पीपल टू पीपल कनेक्शन बढ़ जाता है, तो बैटल होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, बैटल्स आपस में नहीं होंगे। और जब बैटल्स नहीं होंगे तो क्या होगा कि जो मान लीजिए कि छोटी कंट्री तो कभी इंडिया पे अटैक करेगी भी नहीं। आपको लगता है म्यांमार कभी इंडिया पे अटैक करेगा, नहीं, लेकिन म्यांमार को बफर बना के चाइना कर सकता है, ठीक है। मतलब कोई अगर पीपल टू पीपल कनेक्शन बढ़ जाता है, लोगों से लोगों का वो बढ़ जाता है, तो कभी भी जो अदर कंट्रीज है वो बफर नहीं बनेगी किसी भी बड़े पावर की। और जब वो बफर नहीं बनेगी किसी भी बड़े पावर की, तो उससे क्या होगा कि हमारा में बैटल या मतलब अभी जो है बैटल्स का मतलब ये नहीं समझिएगा कि वो आके सीधे तोप से लड़ेंगे। इसका मतलब ये भी था कि इकोनॉमिकल लेवल पे डंपिंग हो गई, ये सारी चीजें भी बाकी जो कंट्री है वो रास्ता नहीं देगी। तो इसलिए पीपल टू पीपल जो टॉक्स है इसको बनाने के लिए लिंग्विस्टिक लेवल पे, कल्चरल लेवल पे, रिलीजियस लेवल पे, एथनिक लेवल पे जो इंडियन गवर्नमेंट है वो कुछ कुछ करती रहती है। तो अब वो मालदीव में नया कंसुलेट को लेके उसके बारे में बोला किसने है, तो उसके बारे में बोला है कि यूनियन कैबिनेट। आप जो आपका रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में एक नए प्राइम मिनिस्टर आ चुके हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक कॉन्गो, और ये बने हैं आपके डेनिस ससाऊ। अब इनके जो नाम ही ऐसे इसको प्रोनाउंस करें, डेनिस ससाऊ नेगुसियो, ये बने हैं आपके अपॉइंटेड कि क्या उन्हें नए प्राइम मिनिस्टर बन के आए हैं, कहाँ के, तो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कहाँ पे है, कौन से कॉन्टिनेंट में है? नीचे लिखा है ना अफ्रीकन। अफ्रीका में है, अफ्रीका में है। और ये यूथ के मिनिस्टर, मतलब ये पहले वहाँ पे दो जो वहाँ के यूथ है उनके मिनिस्टर्स थे, और अभी इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, तो क्लेमेंट माओम्बा को इन्होंने रिप्लेस किया। ये भी करंट अफेयर आपको नहीं मिला है, ये तो आपका 27 का है, ये भी नहीं मिला है 27 वाला, है ये 27 है का ये। तो आ गया था। ये वाला पता होगा फिर तो, हाँ फिर भी नहीं बताया क्या ये बता, कि क्या बताना था? रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कौन से कॉन्टिनेंट में है? उस पे कल लिखा तो हुआ है। है। सामने वैसे लिखा भी था। हाँ मतलब अब इजराइल लिखा क्या, हुआ लिखा हुआ था वहीं पे। फिर भी नहीं बताया, कोई बात नहीं। चलिए, ये आपका जो नेक्स्ट है वो ये है कि जो डेविड बर्निया है ये इजराइल के मोसाद के चीफ बने हैं। मोसाद क्या है? मोसाद क्या है? क्या मैम? मोसाद, मोसाद ये क्या है? स्पाई एजेंसी। स्पाई एजेंसी। और इंडिया की स्पाई एजेंसी क्या है? वो तो इसी तरीके से जो स्पाई एजेंसी है वो मोसाद है, और इसके जो है नए चीफ बन गए हैं डेविड बर्निया। इजराइल की न्यूज इंपॉर्टेंट हो सकती है, अभी इजराइल और पैलेस्टाइन का बहुत बहुत कुछ इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, तो इसलिए ना आपके लिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट हो सकती है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब इस पता नहीं पीपीटी को क्या हो गया, तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लेती हूँ आपसे। अच्छा बताइए, उड़ीसा की जो गवर्नमेंट है, उड़ीसा की जो सरकार है, उसने अभी रिसेंट में किस आईएएस ऑफिसर को अवार्ड देने की बात की है और किस लिए देने की बात की है?
अभी तो पढ़ा था, गजनी वाली मेमोरी हो गई। बताओ। क्या मैम उड़ीसा का? उड़ीसा के उड़ीसा में उड़ीसा के सीएम ने किस आईएएस ऑफिसर को अवार्ड देने की बात की और किस लिए देने की बात की है? कौन सा अवार्ड? वो वीके पांडेयन। प्रेसिडेंट हाँ, वीके पांडेय। वीके पांडेयन किस लिए? FIH प्रेसिडेंट for his contribution in the event direction and उसके लिए उन्होंने बड़ा अच्छा सा काम किया इसलिए। आप लोगों को पीपीटी विजिबल है क्या? मैम पीपीटी विजिबल है, आप इनविजिबल। पीपीटी तो है विजिबल, आप नहीं। अब आप भी विजिबल। और क्या करना तुमने डिस्कस किया है? आपको पीपीटी दिख रही होगी, मेरे को दिख नहीं रही है। अब 2 मिनट के लिए करेंगे तब तक तो सारा खत्म हो जाएगा टाइम। और क्या डिस्कस किया? 19 तक आ रहा है। डेविड वर्नियर मोटिवेट। अच्छा, फर्स्ट क्या था? फर्स्ट करंट अफेयर क्या था? फर्स्ट आयुष मिनिस्टर का। हाँ, तो उसमें बताइए योगा डे की थीम क्या रखी गई है? विविध योगा दिया। सेकंड से ट्रिपली साइन जो उसको अप्रूवल दिया गया। एकदम ही बेकार म्यूजिक। थर्ड, मोबाइल टेक प्लेटफॉर्म यूनाइट अवेयर किसके लिए लाया गया था? यूएन पीस कीपर्स, यूएन पीस कीपर्स क्या होते हैं? जो वर्ल्ड वाइड हम कह सकते हैं कि पीस को मेंटेन करने का काम करते हैं। अच्छा, अब ये इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? 21 जून। और क्या करने पर डिस्कस किया है? फिजिक्स का इंटरफेयर क्या था? और वो था इक्वाडोर स्लैशेस होन एज फर्स्ट राइटिंग लीडर। इक्वाडोर कहाँ पे है? कौन से कॉन्टिनेंट में? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका। और नेक्स्ट क्या है? उसके बाद सीईओ ऑफ अमेज़न रिप्लेस्ड। किसको रिप्लेस किया और कौन बना? मतलब जेफ बेजोस को रिप्लेस किया एंडी जेसन ने। एंडी जेसस के पहले क्या थे? एंडी जेसस के पहले क्या थे? जेफ बेजोस। एंडी जेसस के पहले आपकी जो अमेज़न का वो मतलब कौन सी बॉडी को हेड करते थे? अच्छा ये कौन सी बॉडी? ये प्राइम मेंबरशिप। और और क्या तो डिस्कस के? नहीं वो तो आपने बता के। हाँ, और क्या रुडोल्फ स्टेंडर अवार्ड किसको मिला है? नागेश्वर रेड्डी। ये क्या था? ये जो है Father of फादर ऑफ Justice जस्टिस Trophy। ट्रॉफी पे, और इन्हें और पद्मश्री पद्म विभूषण पहले अवार्ड मिला था। पद्म भूषण। फर्स्ट इंडियन है जिनको ये अवार्ड मिला। और क्या डिस्कस किया? उसके बाद आईएएस वीके पांडेयन टू रिसीव ये एफआईएच। तो बता ही दिया आपने। और आईआईटी रोपर ने एक फेक बस बनाया। नाम की टेक्निक डेवलप की है। यूनिवर्सिटी और पीजी चैंपियनशिप। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त कर देते हैं। मैं ना आपसे एक बार रोमा से मैं अपने एंड से भी बात कर लूंगी कि आपको करंट अफेयर्स क्यों नहीं देते हैं, कि टाइम टू टाइम शाम तक भी देते हैं जो भी ठीक है, डेली टू डेली देते हैं। बाकी फिर ये वाली पीपीटी लास्ट क्लास के भिजवा देना ये वाला भी। हाँ, मैं ये पीपीटी दे देती हूँ, तो मैं रोमा से बोलती हूँ कि आपकी टाइम पे दे दे। ठीक है, मैं अपने साइड से कर दूँ।